नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द नर्व अकेडमी में। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम जानेंगे सामान्य हिंदी की 20 प्रश्न को जानेंगे और जीके जीएस के भी 20 प्रश्न को जानेंगे। वहीं हम विज्ञान के यानी कि साइंस के भी 20 प्रश्न को जानेंगे। इन तीनों को मिलाकर आपके जो एग्ज़ाम है उसमें लगभग 60 प्रश्न बनते हैं। तो आज हम उन्हीं 60 प्रश्नों को लेकर आपके सामने आए हैं। आज उन्हीं को हम तैयार करने वाले हैं, जिससे क्या है आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले पहले भाग से स्टार्ट करते हैं, जिसमें है सामान्य हिंदी। सबसे पहले हम सामान्य हिंदी को देखेंगे। इनके परीक्षा में क्या है लगभग 20-20 प्रश्न आते हैं। जैसे सामान्य हिंदी को हम देख के चले तो 20 प्रश्न इससे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पवन का सही संधि विच्छेद कौन सा है। आपसे पूछा है जो पवन है, यदि हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें से जो कौन सा संधि विच्छेद है वो सही होने वाला है। ऑप्शन ए होने वाला है, बी, सी या डी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा पो प्लस आन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होने वाला है। यदि पवन इसका जाए तो कौन सी संधि के अंतर्गत आता है, तो ये अयादी संधि के अंतर्गत आता है। जो पवन है वो किस संधि के, अयादी संधि के अंतर्गत का, यानी कि अयादी संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति शब्द किस शब्द में कौन सा समास निहित है। यानी कि जो यथाशक्ति शब्द है इसमें आपसे समास पूछा है, ये किस समास में आता है। अव्ययीभाव समास में आता है, तत्पुरुष समास में आता है, द्विगु समास में आता है या बहुब्रीहि समास में आता है। बताइए यथाशक्ति शब्द किस समास में आता है, किस समास के अंतर्गत आता है। तो इसको यदि हम जाने तो ये अव्ययीभाव समास के अंतर्गत रखा जाता है। यथाशक्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न जो भी हमने तैयार किए, यदि आप स्टार्टिंग से लास्ट तक यदि क्लास को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्लास वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है वो बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है। ऐसा नहीं हमने आपको कहीं से भी प्रश्न उठा के आपको दे दिए, बहुत ही चुनिंदा शब्दों को जो प्रश्न है उनको हमने लिया है। जिस शब्द समास क्या होता है, तो जिस समास का पहला पद प्रधान, जिस समास में जिसका पहला पद कैसा होता है, प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, वो कैसा, अव्ययीभाव जिसे हम कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। यदि हम जाने अव्ययीभाव समास कहते हैं जिसका पहला पद प्रधान हो, तो इसमें क्या है, पहला पद इसका प्रधान है। इसमें यथा, प्रति, अनु, जैसे यथा है, प्रति है, अनु है, ये शब्द जिसमें भी आएंगे तो वो अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जो अंधे की लाठी है, यहाँ पे आपसे मुहावरे पूछे गए हैं। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा है, बहुत कमज़ोर होना है, बिल्कुल दिखाई न देना है, ये लाठी के सहारे चलना है। तो अंधे की लाठी, इससे आप क्या समझ सकते हैं, एकमात्र सहारा। आपने देखा होगा कोई अंधा है तो उसकी लाठी, यानी कि उसका एकमात्र सहारा उसकी लाठी ही होती है, क्योंकि वो लाठी के सहारे ही चलता है। जब किसी व्यक्ति का केवल एक ही सहारा बचे तब उस मुहावरे का अर्थ प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। आशीर्वाद है, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। यहाँ पे 4 प्रश्न हैं। इनको पढ़ने में तो हम सेम ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें यदि वर्तनी देखी जाए तो शुद्ध वर्तनी आपसे पूछी है। इसकी जो शुद्ध वर्तनी होने वाली है वो है ऑप्शन नंबर ए, आशीर्वाद जो है इसकी शुद्ध वर्तनी होने वाली है। आशीर्वाद में सा पर बड़ी ई की मात्रा आती है, यानी कि जो सा है इस पे कौन सी मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा आती है, और बा के ऊपर रेफरा का प्रयोग किया जाता है। ये जो रा है इसे रेफरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगम शब्द का सटीक विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपसे विलोम पूछा गया है, किसका, जंगम का। तो बताइए क्या होने वाला है, स्थावर होने वाला है, स्थिर होने वाला है, अपात्र होने वाला है या डरावना होने वाला है। तो जो जंगम है, जंगम का विलोम होने वाला है स्थावर। ये काफ़ी जो भी प्रश्न है सभी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सभी प्रश्न जो भी है आपके लिए चुनिंदा प्रश्न है। तो आप क्या करना, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो भी वीडियो मिले वो आप एग्ज़ाम से क्या, एग्ज़ाम से पहले पहले हम काफ़ी प्रश्नों की आपकी तैयारी करवा देंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनु उपसर्ग में से बना शब्द कौन सा है, यानी कि अनु उपसर्ग से बना शब्द आपसे पूछा है। बताइए इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो अनु उपसर्ग से बना हुआ है। क्या वो अनुज है, अनंत है, अन्वेषण है या अनुपम है। तो इसमें हम देख कर भी इसका प्रश्न का जो है जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुज। अनु का अर्थ है पीछे या बाद में। जो अनु है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पीछे या बाद में। इसका अर्थ होता है पीछे या बाद में। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है। बताइए रस से प्रश्न पूछा है। जो श्रृंगार रस है इसमें कौन सा स्थायी भाव होता है। रति का होता है, हास्य का होता है, शोक का होता है, विस्मय का होता है। बताइए आपको श्रृंगार, जैसे आपको शौक तो नहीं लग रहा है श्रृंगार रस से सुन के, आपको हंसी भी नहीं आ रही होगी, आपको विस्मय भी नहीं लग रहा होगा, यानी कि आश्चर्यचकित हम बोलते हैं ना, वाव, एकदम आश्चर्यचकित करने वाला जो वर्ड होते हैं उसमें विस्मय बोधक हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है ए, ऑप्शन नंबर ए, रति। रति क्या है, श्रृंगार के अंतर्गत आता है। इसमें होता है नायक और नायिका के प्रेम के वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। किसे कहते हैं, आपसे पूछे श्रृंगार रस क्या है, तो नायक और नायिका के प्रेम के वर्णन को श्रृंगार रस के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है जो स्त्री कविता रचती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि जो कोई स्त्री है जो कविता रचती है तो आप उसको एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे, काव्यत्री, कवि, कावित्री या लेखिका। बताइए आप क्या कहेंगे। जो स्त्री कविता रचती हो उसे हम कहते हैं काव्यत्री, यानी कि जो इसका आंसर होने वाला वो है ऑप्शन ए, कावित्री, जिसको हम कहते हैं। महिला कवि को काव्यत्री कहा जाता है। इसकी वर्तनी पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। नेक्स्ट है पावक किसका पर्यायवाची शब्द है। हमने जब हिंदी की क्लास ली थी तो उसमें हमने पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे के काफ़ी प्रश्नों को सॉल्व किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लेना, उससे आपकी परीक्षा में क्या है 1 से 2 प्रश्न जरूर बनने वाले हैं। तो बताइए पावक किसका पर्यायवाची शब्द है। अग्नि का है, जल का है, वायु का है या पृथ्वी का है। तो जो पावक है ये अग्नि का पर्यायवाची है। किसका, अग्नि का पर्यायवाची है। हमने पर्यायवाची में अग्नि के बहुत सारे पर्यायवाची देखे थे, तो अब उस क्लास को कर लेना, जिससे पर्यायवाची, मुहावरे, इनसे यदि कोई प्रश्न बनेगा तो उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्लास है, उससे ही बनने की संभावना है। जहाँ तक भी है हमने उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो डायरेक्टली आपके परीक्षा में आ सकते हैं। अग्नि के अन्य प्रमुख पर्यायवाची देखें तो अनल होता है, अनल को भी इसमें आता है, अनल है, पावक है, और दहन है, दहन को भी इसमें आता है। वहीं हुतासन है। ये सब क्या है, अग्नि के पर्यायवाची, यानी कि पावक इसके पर्यायवाची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट के मुंह में जीरा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ऊंट के मुंह में जीरा, आप इसे क्या कहेंगे। बहुत अधिक को बहुत कम देना कहेंगे, ऊंट को बीमारी होना कहेंगे, बड़े प्राणी को सद्भावना देना कहेंगे, बहुत कम भोजन करना कहेंगे। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत अधिक को बहुत कम देना, ऊंट के मुंह में जीरा, इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत खट्टे करना, मुहावरे का अर्थ क्या है। यहाँ पे आपसे मुहावरा पूछा है, कौन सा है, दांत खट्टे करना। इसका बताइए क्या होगा। हरा देना होगा, अचार खाना होगा, दांतों में दर्द होना होगा, अपमानित होना होगा। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, हरा देना, यानी कि दांत खट्टे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वागत में कौन सी संधि है। जो स्वागत है, जो वर्ड है, उसमें आपसे पूछा है कि इसमें कौन सी संधि है। इसमें यण संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि या वृद्धि संधि है। तो इसमें जो संधि है वो है यण संधि इसमें होने वाली है। स्वागत, इसमें क्या आता है, इसको यदि सॉल्व करके देखें तो सु प्लस आगत इसमें आता है, जिसको हम स्वागत कहते हैं। यहाँ ऊ, छोटा ऊ और आ मिलकर क्या बनता है, बा बनता है। छोटा ऊ यदि हम मिलाएं और बा को यदि हम मिलाएं वाह, तो इसमें क्या बनता है, छोटा ऊ और बड़े आ को मिलाने से बनता है वाह, जिसमें ये हो जाता है स्वागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा जो वर्ड होता है इसमें आपसे समास पूछा है, कौन सा समास है। द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है। तो इसमें जो समास होने वाला है वो है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है, चौराहा जो शब्द है वो द्विगु समास के अंतर्गत आता है। जिस समास का, द्विगु समास में क्या आता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो। जैसे हमने पहले देखा था, जिस पद का पहला शब्द प्रधान हो उसको हम उसमें रखते हैं। यहाँ पे जो द्विगु समास है उसको जिस समास का पहला
पदों से संख्यावाचक यानी कि संख्यावाचक होना चाहिए। इसमें क्या है, चौराहा देख रहे हैं आपने, 4 का वर्णन इसमें हो रहा है। डायरेक्टली नहीं हो रहा लेकिन इनडायरेक्टली इसमें हो रहा है, चौराहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा शब्द है जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अभी हमने देखा था पावक किसका होता है, अग्नि का होता है, तो वो इसमें आएगा ही नहीं। तो इसका जो आंसर वो है ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। जो अल्पज्ञ होता है उसका विलोम आपसे पूछा है। तो अल्पज्ञ का विलोम जो है सर्वज्ञ होने वाला है। इसमें क्या होता है, अल्पज्ञ का अर्थ जो कम जानता हो। अल्पज्ञ शब्द का अर्थ क्या है, जो कम जानता हो। यदि आपसे इसका अर्थ पूछे तो आपको लगाना है जो कम जानता हो उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं। वही सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है फिर, जो बहुत कुछ जानता हो, यानी विलोम यानी उल्टा होता है। अल्पज्ञ जो कुछ ना जानता हो और सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरणी का अर्थ सूर्य है, यानी कि तरणी का अर्थ देखें तो सूर्य है, और तरणी का अर्थ यहाँ से पूछा है कि क्या होगा। तरणी का अर्थ सूर्य है, तो तरणी का अर्थ क्या होगा, नाव होगा, युवती होगा, नदी होगा या कर्ण होगा। तो इसका जो होने वाला है वो है नाव। इसमें आएगा नाव जो है इसका अर्थ होने वाला है। यह शब्द युग्म है। जो हम युग्म शब्द देखते हैं ना, जैसे सेम आता है, तरणी तरणी लिखाएगा, जिसमें एक का तो आपको दिया जाएगा और दूसरे का आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, हाथी का स्त्रीलिंग रूप क्या है। हाथी का स्त्रीलिंग रूप आपसे पूछा है, यानी कि हाथी को यदि हम महिला से संबोधित करें तो क्या कहेंगे, हाथिनी कहेंगे, हाथिनी कहेंगे। इसमें बताइए क्या कहने वाले हैं। ऑप्शन आपको सेम लग रहे हैं लेकिन ऑप्शन सेम नहीं है। इसमें जो आंसर है वो होगा हथिनी हम कहते हैं। ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे देखिए बड़े आ की मात्रा है, यहाँ पे 2 मात्रा लगी हुई है, यहाँ अम की बिंदी लगी हुई है, तो हाथी का स्त्रीलिंग होता है हथिनी। नेक्स्ट है, उत्थान का विलोम शब्द है। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा, तो उत्थान का विलोम शब्द पतन होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो है पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, कारक के कितने भेद होते हैं। आपसे पूछा है कारक के भेद कितने होते हैं, बताइए कितने होते हैं। तो कारक के जो भेद है वो 8 होते हैं। कौन से होते हैं, कर्ता होता है, हम याद करेंगे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान से, अपादान के लिए, आपने ऐसे याद किया होगा ना, संप्रदान से अपादान के लिए। यदि नहीं किया तो ऐसे याद कर लेना, यदि प्रश्न बनेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अपादान के लिए, संबंध काकी के, संबंध है, और अधिकरण है और संबोधन है। अधिकरण है और संबोधन होने वाला है। तो कितने हो गए, 8 कारक होते हैं। किसके, कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 होते हैं। नेक्स्ट है, चलिए यहाँ पे हमारे समाप्त होते हैं हिंदी के प्रश्न। हमने 20 प्रश्नों को हिंदी के देखा। अब हम जानेंगे सामान्य विज्ञान के प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन मध्य प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं, चाहे MP पुलिस कांस्टेबल हो या फिर वन रक्षक हो, सभी में जो है विज्ञान का अलग ही रोल होता है। तो चलिए विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। हमने पिछली कई क्लासों में जो है साइंस के प्रश्नों को सॉल्व किया है, यानी कि हमने 1000 प्रश्नों की सीरीज चलाई थी, वो भी चल रही है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर 5 साल के अंतर्गत जितने भी पूछे गए, चाहे MPSI में पूछे गए हो, MP पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए, MPPSC, सभी प्रश्न जितने भी MP में परीक्षाएँ होती है उनमें के सभी प्रश्न साइंस के सभी जो आए हैं उनको हमने उस सीरीज़ में सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। एस्कॉर्बिक एसिड है, रेटिनॉल है, थाइमीन है, कैल्सीफेरॉल है। तो विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। आप क्या करना है, लिस्ट बनाना है। यहाँ पे आप विटामिन के नाम लिखना, जैसे विटामिन सी है, आप विटामिन सी लिखना, इसको रासायनिक नाम लिखना, और इसकी कमी से होने वाले रोग ऐसे लिखना। लिस्ट बनाओगे तो आपको अच्छे से याद हो पाएगा। अभी तक तो आपने सभी याद कर लिया होगा, आपकी रिवीजन जो है चल रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये प्रश्न हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं पिछली क्लासों में, तो आप क्या है इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। यहाँ पे आपसे पूछा है जो विद्युत प्रतिरोध है उसको रोकने की इकाई क्या है। ओम है, एम्पियर है, वोल्ट है या वाट है। तो विद्युत प्रतिरोध को रोकने के लिए जो है ओम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसकी जो इकाई है वो है ओम होने वाली है। विद्युत धारा के प्रभाव में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं।
जिसे ओम से मापा जाता है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा है, ये प्रश्न भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, यानी कि ये पूछा गया प्रश्न आपसे पूछा है कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बताइए क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए होने वाला है NaHCO3 या Na2CO3 NaOH NaCl। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है NaHCO3। ये जो है खाने के सोडे का सूत्र है। आप सोचेंगे कि सभी प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए ही है। तो क्या है, मैंने प्रश्न को बनवाया, इसके बाद जो PDF के लिए मैंने उसको सीक्वेंस में जमाने के लिए दिया, तो उसने क्या किया, जो आंसर थे उनको ए में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पे आंसर ए आ रहा है। बाकी इसमें हम देखें, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। इस फॉर्मूला को क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। यदि आपसे ऐसे पूछे सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, तो आप इसको ही सेम ही है, खाने के सोडा को ही सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, जो कि खाना पकाने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसका मात्रक है, आपसे पूछा है। दूरी का होने वाला है, समय का होने वाला है, प्रकाश की तीव्रता का होने वाला है, या वेग का होने वाला है। तो जो प्रकाश वर्ष है वो क्या है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, प्रकाश वर्ष होता क्या है, ये प्रकाश वर्ष क्या है, तो जो प्रकाश है उसके द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। यानी कि जितनी भी लाइट ने ट्रेवल किया है उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, यानी कि हम खगोलीय दूरी जब मापते हैं तो उसकी इकाई ये होने वाली है। नेक्स्ट है कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। ये प्रश्न भी हमने कई बार देखा है, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। आपसे यहाँ पे क्या है, इकाई बहुत ज़्यादा पूछी गई, तो आप इकाई की भी एक लिस्ट तैयार कर लेना। जैसे ध्वनि है, ध्वनि को लिखना, फिर इसकी इकाई को लिख देना, ऐसे करके आप एक लिस्ट को भी बना लेना। और उसको आप एग्ज़ाम तक भी यदि रोज़ डेली 5 से 10 मिनट देखेंगे तो एग्ज़ाम तक आपकी वो लिस्ट तैयार हो जाएगी, जिससे वहाँ पर आने वाला प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई जो क्या है, डेसिबल है, क्या है, DB, यानी कि डेसिबल होने वाली है। इसमें क्या होता है, ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता को डेसिबल स्केल पर मापा जाता है। नेक्स्ट है शुष्क वर्ग। शुष्क वर्ग वास्तव में क्या है, आपने देखा जो शादी में जो बर्फ़ का यूज़ किया जाता है वो शुष्क बर्फ़ के अंतर्गत ही आता है। तो वो वास्तव में क्या है, आपसे यहाँ पे पूछा है। वो क्या है, वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को अत्यधिक ठंडा करके, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको क्या करते हैं, अत्यधिक ठंडा करके जमा दिया जाता है, तो ये बर्फ़ की तरह दिखाई देता है। जो हम देखते हैं वो बर्फ़ नहीं होता है, वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो ये प्रश्न भी हमने कई बार सॉल्व किया है। विटामिन के है जो रक्त का थक्का बनने में क्या होता है, सहायक होता है। चोट लगने पर खून को बहने से रोकने पर, आपने देखा होगा जब आपकी चोट लग जाती है तो आपको वहाँ पे क्या एक थक्का जैसा बन जाता है, तो क्लॉटिंग होने लगती है, तो उसको ही हम कहते हैं विटामिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य के रक्त का pH कितना होता है। pH मान भी हमने जब 1000 प्रश्नों की सीरीज़ की थी तो हमने उसमें देखा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा जो है pH वैल्यूज़ पूछी गई है। तो आप सभी pH तो याद नहीं कर सकते, लेकिन जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप उनको क्या है, याद कर लेना। तो यहाँ पे आपसे पूछा है ह्यूमन ब्लड, यानी कि जो मानव रक्त है उसका पूछा है, तो वो क्या होता है, 7.4 होता है। यानी कि इसका जो pH कैसा होता है, 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है ये, हल्का क्षारीय होता है। यदि आपसे ऐसे पूछे तो आप बता देना हल्का क्षारीय ये होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सी प्रक्रिया है। यानी कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सी प्रक्रिया है, नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन है, दहन है, या रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें क्या आएगा, नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर, जो सूर्य क्या होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे अपाज ऊर्जा निकलती है, उसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन कहते हैं।
आपका हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कि एक प्रश्न पे 5 से 10 मिनट लगा दिए और सॉल्व बस एक ही किया है, तो आपको क्या है मतलब कम समय में ज़्यादा प्रश्न मिल रहे हैं। तो आप इनको, यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आप देखना कि आपसे क्यों नहीं बना प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जब हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं तो किसके द्वारा मापते हैं? बैरोमीटर से, थर्मामीटर से, या फिर हाइग्रोमीटर से, या लैक्टोमीटर से मापते हैं। तो जो वायुमंडलीय दाब होता है उसे हम बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आती है, यानी कि आपसे यदि पूछे प्रश्न क्या है, गहराई से यदि पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि क्या बोलते बैरोमीटर में अचानक क्या हुआ, गिरावट आई, तो ये किसका संकेत है? तो ये तूफान का आने का संकेत देती है, यानी कि वायुमंडलीय दाब को मापता है कौन? बैरोमीटर मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किन धातुओं से के मिश्र धातु, यानी कि पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बनता है? तांबा और जस्ता से बनता है, तांबा और टिन से बनता है, लोहा और निकेल से बनता है, जस्ता और एल्यूमिनियम से बनता है। तो जो पीतल होता है, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें जो है पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ते, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पीतल बनाते हैं। पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ते से मिलकर बनता है पीतल। पीतल तांबे और जस्ता का एक मिश्रण होता है जिसका उपयोग बर्तन और गहने बनाने में हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? जो लोहे पर जंग लग जाती है वो किसका उदाहरण है? वो ऑक्सीकरण हो रहा है, वो अपचयन हो रहा है, बाष्पीकरण हो रहा है, या संघनन हो रहा है? तो ये किसका है? ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। आपसे पूछे लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है या फिर कौन सा परिवर्तन है, तो आपको बताना है कि जो लोहे पर जंग लगती है वो रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें नमी की क्या होता है? नमी की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, यानी कि लोहे पर जैसे ही नमी आई, ऑक्सीजन से उसने क्रिया की और लोहे पर क्या होता है? जंग लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? जब हम 7 रंगों को देखते हो तो आपसे पूछा है कि उनमें सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है? नीले का होता है, लाल का होता है, पीले का होता है, या हरे का होता है? तो जो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है वो है नीले का होता है, और एक बैंगनी का होता है। इनका सबसे ज़्यादा, यदि आपको नीला नहीं मिले तो बैंगनी का भी होता है। इन दोनों का ही सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है। ये क्या होता है इसमें? नीले रंग की तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण, जो नीला रंग होता है उसमें क्या होता है? तरंग दैर्घ्य कम होती है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। यदि आपसे पूछे कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसकी क्या होता है? तरंग दैर्घ्य कम होती है, जिसके कारण प्रकीर्णन इसमें अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ह्यूमन जो हमारी बॉडी है उसमें हड्डियों की संख्या आपसे पूछी है, तो इस प्रश्न का आंसर तो सभी को ही पता होगा। कितनी होने वाली है इसका? 206। जब हम छोटे होते हैं लगभग शिशु में कितनी होती है? लगभग 300 के समथिंग शिशु में होती है। कितनी? 300। वहीं हम वयस्क की बात करें तो 206 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट है, पास्कल किसकी इकाई है? आपसे पूछा है जो पास्कल है वो किसकी इकाई है? हमने देखा कि 3 से 4 के समथिंग हमने इकाइयों को देखा, यानी कि इकाइयों से क्या है काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बन रहा है। तो आप क्या करना है, इकाई को एक बार ज़रूर देख लेना। आप ज़्यादा कुछ मत करना, बस एक लिस्ट बनाना, उसको डेली 5 से 10 मिनट यदि आप डेली बस पढ़ोगे ना, उससे ही आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। तो बताइए पास्कल किसकी इकाई है? दाब की है, ऊर्जा की है, बल की है, या तापमान की होने वाली है? तो जो पास्कल इकाई है वो दाब की होने वाली है। दाब की जो इकाई, इसमें क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला दाब को मापा जाता है। इसकी एसआई क्या है? पास्कल है। किसकी एसआई यूनिट या पूछे तो कि दाब की एसआई यूनिट क्या है? पास्कल होती है। यहाँ आपसे पूछा है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? यानी कि आपसे रेबीज का जो टीका है उसकी खोज के बारे में पूछा है। लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या रॉबर्ट कोच ने की थी? तो आपको प्रश्न तो आप क्या है, ऐसे मत करना कि इसमें ए आ रहा है तो आप का बस सही होता जा रहा है। आपको ये पता करना है कि आपको ये पता था या नहीं, रेबीज की टीके को खोज किसने की है। ये ऑप्शन नंबर ए है, आपको ये पता है, लेकिन आपको ये सच में पता था या नहीं। ऐसे आप यहाँ पे यदि कर रहे हैं और एग्ज़ाम में नहीं बन रहा है तो कोई फ़ायदा इसका नहीं होने वाला है। तो बताइए इसका आंसर जो है लुई पास्चर होने वाला है।
पागल कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रेबीज कब होता है? जब हम पागल कुत्ता काट लेता है तो उसके क्या है, रेबीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? जो लाफिंग गैस होती है उसका आपसे रासायनिक नाम पूछा है। नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रोज ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, या नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड होता है। तो इसका जो आंसर है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होने वाला है। इस गैस को सूंघने पर क्या होता है? व्यक्ति को हंसी आने लगती है। इसलिए ही हम इसे क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होने वाला है वो है N20। दूसरा है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? इसकी क्लास हमने ऑलरेडी कर रखी है। हमने निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष दोनों कोई लेंस का कौन सा लेंस प्रयोग होता है, और इसमें रेटिना के आगे इमेज बनती है, बाद में बनती है। हमने देखा था MP पुलिस कांस्टेबल में जो है ह्यूमन आई से काफ़ी प्रश्न बने थे, इसलिए हमने पहले ही ह्यूमन आई की एक थ्योरी क्लास कंप्लीट करा दी। उसके बाद हमने उसके MCQ भी सॉल्व करा दिए, यानी कि दोनों चीज़ आप हमने करा दी है। तो आप उसको देखना और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट है भाग 3 में हम पहुंच गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को आज हम देखेंगे। देखिए, वन रक्षक, जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक मध्य प्रदेश की एग्जाम है, तो चांसेस है कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से प्रश्न बने, और बनेगा ही बनेगा। आप देख रहा, यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर आएगा। तो चलिए पहले जानते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। आपसे पूछा है जो मध्य प्रदेश है उसका राजकीय पशु क्या है। आप ये मत सोचना कि इतना इजी प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा में इजी ही प्रश्न आते हैं। कोई सा प्रश्न क्या है, बहुत हाई चला जाता है, कोई सा प्रश्न बहुत ही इजी आता है। तो जो हाई होता है हमने पढ़ रखा है तो हमसे बन जाता है, लेकिन क्या होता है जो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है वो ही हमसे नहीं बन पाता है। तो यहाँ से क्या है, आपसे वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? बारहसिंगा होने वाला है। आपसे पूछे कि बारहसिंगा, ये तो बेसिक प्रश्न हुआ है, ठीक है। यदि आपसे पूछ किया कि जो बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है वो किस प्रजाति का है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो बारहसिंगा जो है हमारे मध्य प्रदेश में वो है बेडरी प्रजाति का। कौन सी? बेडरी जाति का वो है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल यहाँ पे पूछा है। तो इसका जो आंसर है वो है अमरकंटक। कहाँ पे? अनूपपुर। अमरकंटक कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अंतर्गत जो है अमरकंटक आता है। जिले के अमरकंटक से क्या है, नर्मदा नदी निकलती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। किसकी? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। कौन सी नदी को? नर्मदा नदी को कहा जाता है। यहाँ पूछा है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? जब हमने इससे पहले हमने एक हिस्ट्री की क्लास ली है जिसमें हमने 50+ प्रश्न को करने का कोशिश किया था। आप उसको भी देखना। यदि आपके एग्ज़ाम में हिस्ट्री से यदि बेसिक क्वेश्चन जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे तो उस क्लास से आपका काम हो जाएगा। तो आप उस क्लास को भी एक बार देख लेना। आपसे पूछा है तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में है, आगरा में है, दिल्ली में है, या भोपाल में है? तो जो तानसेन है उनका जो मकबरा है वो ग्वालियर में स्थित है। महान संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है, जहाँ हर साल तानसेन संगीत समारोह का आयोजन होता है। यदि आपसे पूछे कि तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहाँ होता है तो वो ग्वालियर में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका मकबरा वहाँ पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपसे पूछा है यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा होने वाला है? छिंदवाड़ा होने वाला है। क्षेत्रफल के आधार पर छिंदवाड़ा सबसे बड़ा और संख्या के आधार पर इंदौर सबसे बड़ा है। यदि यहाँ पे तो आपसे क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है, यदि आपसे पूछ ले संख्या के हिसाब से कौन सा है, तो संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है वो है इंदौर। इंदौर इसका आंसर होने वाला है। यहाँ पूछा है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजवंश ने करवाया था? ये हमने पिछली क्लास जब हिस्ट्री की थी उसमें देखा था। तो आप इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में बताना, आपको याद है भी या नहीं। आप सिर्फ क्लास को देख रहे हो या फिर कुछ याद भी रहता है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी में आता है? यानी कि जो हिल स्टेशन है पचमढ़ी, वो पूछा है कि वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। पता ही किस में आता है? तो वो सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। पचमढ़ी महादेव पहाड़ियाँ। पचमढ़ी में कौन सी पहाड़ी हैं? महादेव पहाड़ियाँ हैं, जो कि सतपुड़ा पर स्थित है। इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। किसे? पचमढ़ी को। जो पचमढ़ी है उसे किसे क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी। सतपुड़ा की रानी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये तो आप मध्य प्रदेश के रहने वालों तो ये तो आपको पता है, होना ही चाहिए। किस जिले के अंतर्गत आता है बताइए? तो ये रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। यदि आपसे पूछे कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का जो रायसेन में स्थित है, इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। यदि आपसे निर्माण पूछे तो इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। तो यहाँ से आपके 3 प्रश्न तैयार हुए। सांची का स्तूप कहाँ है? रायसेन में है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में जो विधानसभा सीट है उसकी संख्या पूछी है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230 है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 230 जो सीटें हैं वो विधानसभा के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए, मूर्तिकला के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, खनिज के लिए? तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है? यदि आपसे पूछे भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, तो ये भी रायसेन के अंतर्गत आती है। किसके? रायसेन जिले के अंतर्गत आती है। यह भीमबेटका अपनी आदि मानवकालीन गुफाओं और शैल चित्रकलाओं के लिए प्रसिद्ध है। आदि मानव के पहले साक्ष्य जो है यहीं से मिले थे, भीमबेटका से ही मिले थे। 50 नंबर क्वेश्चन है, सफ़ेद बाघों की भूमि किसे कहा जाता है? बताइए, सफ़ेद बाघों की भूमि किसे कहा जाता है? रीवा को कहा जाता है, शहडोल को कहा जाता है, उमरिया या सीरी को कहा जाता है? तो सफ़ेद बाघों की जो भूमि है उसे रीवा को कहा जाता है। रीवा रियासत के महाराज मर्तंड सिंह ने क्या हुआ था, जो रीवा के महाराज कौन थे? मर्तंड सिंह ने सबसे पहले सफ़ेद बाघ मोहन को पकड़ा था। यानी इन्होंने एक बाघ को पकड़ा था जिसका नाम क्या था? मोहन था। इसलिए इसे सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में कौन सा स्थान है? यानी कि मध्य प्रदेश का स्थान पूछा है भारत के अकॉर्डिंग, यानी कि यदि भारत के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान आता है? प्रथम आता है, द्वितीय आता है, चतुर्थ आता है, तृतीय आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? जो है प्रथम आता है। मध्य प्रदेश जो है हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। यदि जिला देखा जाए तो इसमें हीरा का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा आता है? तो इसमें पन्ना आता है। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, आपने सुना होगा। तो क्यों आता है? क्योंकि ये भारत में प्रथम स्थान पर आता है। कौन? पन्ना। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? हमने अभी इसको प्रश्न को देखा था, तो इसका क्या करना है आपको? इसका आंसर कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? यानी कि जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी उससे आपका क्या पूछा है? ईयर पूछा है। 1984 में हुआ था, 1980 में हुआ था, 1982 में हुआ था, 1986 में हुआ था? तो इसका हुआ था, ये हुआ था 1984 में। यदि आपसे डेट पूछे 2-3 दिसंबर जो है इसकी डेट होने वाली है। 2-3 दिसंबर 2 या 3 दिसंबर 1984। इसमें क्या हुआ था? जो यूनियन कार्बाइड, यदि आपसे पूछे कि कौन सी गैस हुई थी, तो इसमें गैस का नाम भी आप याद रखना। कौन सी थी? यूनियन कार्बाइड जो गैस थी उसका रिलीज यहाँ पे हो गया था कारखाने में से मिथाइल आइसोनाइड। इसमें क्या होता है? रात को यूनियन कार्बाइड कारखाना, ये तो कारखाना था, यहाँ से क्या हुआ था? कौन सी गैस हुई थी? कौन सी? मिथाइल, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी गैस? मिथाइल आइसोनेट। कौन सा था? यूनियन कार्बाइड कारखाना था, यहाँ से एक गैस रिसाव हुई थी जिसके कारण यहाँ पे त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? यहाँ से पूछा है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो इसका मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम्ब। मलखम्ब क्या है? इसको 2013 में मलखम्ब है, इसे 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था। अब डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन ना पूछे कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब को कब राजकीय खेल घोषित किया गया? तो इसको 2013 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? जो तानसेन समारोह होता है वो कहाँ पर आयोजित होता है? ये भी हमने देख लिया है, तो आप इसको भी कहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है, आप वहाँ पे इसका आंसर बता देना। और क्लास कैसी है? देखो, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका काम है 1 लाइक तो आप हम कर सकते हैं। कमेंट भी आप करना कि आपको क्लास कैसी लगी।
साथ ही सबसे बड़ा काम है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे क्या है आपके एग्ज़ाम तक आपकी जो भी जीके जीएस साइंस की जो प्रैक्टिस है वो हम अच्छे से करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। आपसे पूछा है जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये कहाँ पर है, ये मंडला में स्थित है। कहाँ पे, मंडला में स्थित है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला नेशनल पार्क है। कौन सा, जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है। यदि आपसे पूछे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तो वो कान्हा किसली नेशनल पार्क होने वाला है। और पहला नेशनल पार्क भी यही है। यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले लागू हुआ था। यदि आपसे पूछे कि सबसे पहले मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था तो वो कान्हा किसली नेशनल पार्क में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर किसे कहा जाता है। यानी कि आपसे प्रदूषण के आधार पर पूछा है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। बेतवा को कहा जाता है, नर्मदा को कहा जाता है, शिप्रा को कहा जाता है, चंबल को कहा जाता है। यदि प्रदूषण के हिसाब से देखें तो जो बेतवा नदी है उसे ही हम क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश की प्रदूषण के आधार पर बेतवा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है। जो हमारा मध्य प्रदेश है यदि हम उसको देखें तो आपसे पूछा है कि उसका आंसर, यदि हम मध्य प्रदेश का बनाते हैं तो आपसे दक्षिणतम जिला पूछा है कि दक्षिणतम जिला कौन सा होने वाला है। तो इसका जो आंसर है वो होने वाला है बुरहानपुर। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला होने वाला है। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। जो धुआंधार जलप्रपात है वो पूछा है कहाँ पर है तो वो स्थित है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट कहाँ पर आता है, किस जिले के अंतर्गत आता है तो ये आता है जबलपुर। जबलपुर में आता है। यानी कि धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट के जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ मध्य प्रदेश में कहाँ है। बताइए कहाँ पर है, जबलपुर में है, पन्ना में है, इंदौर में है या ग्वालियर में है। तो इसका जो आंसर है वो है जबलपुर। जबलपुर में स्थित है। तो यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म होती है। हमने 35 मिनट की लगभग क्लास है, इसमें हमने 60 प्रश्न देखे हैं। तो आपका समय भी बचा और आपके क्या है एक अच्छी रिवीजन भी हो गई। यहाँ पे हमने साइंस की भी आपकी रिवीजन हो गई, प्लस हिंदी की भी हो गई और साथ में जीके जीएस की भी आपकी हो गई। तो कल क्या है हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो आप सबसे पहले क्लास को लाइक कर देना, कमेंट जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी और आपको किस विषय पर, यदि किसी टॉपिक पर चाहिए कि हाँ ये वाला पूछे जाने की संभावना है और अभी तक हमने उसको नहीं करा है तो वो भी आप बता देना, शेयर कर देना, जिससे जो स्टूडेंट है उनकी सहायता मिल पाए उनको। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे क्या है वीडियो आप तक पहुंच जाए। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बस वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो वीडियो है वो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।